हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ में एक आइल्स जर्नल की रीडिंग सॉल्व करने वाली हूँ और इस रीडिंग का नेम है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। फाइन। सो सबसे पहले हम लोगों ने भी जब भी रीडिंग करनी है स्टार्ट, तो उस टाइम पर हम लोगों ने देखना है कि हमें करना क्या है, मीन्स हमसे पूछा क्या गया है। लाइक सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन टू अस टू सॉल्व, कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं और हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। फाइन। सो कुछ इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि जब भी आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है तो पहले जल्दी जल्दी 1-2 मिनट में आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग कर लो और जल्दी जल्दी स्कैनिंग करके वो आपको आंसर लोकेट करने में हेल्प मिलती है। बट मेरा ये मानना है कि इफ वी नो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, अगर हमें पहले ये पता हो हम ढूंढ क्या रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्किमिंग एंड स्कैनिंग और बहुत मोटे मोटे जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कि इंस्ट्रक्शंस क्या दी है, हमने ढूंढना क्या है, उसके बाद हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे और इससे आपके 3 से 4 मिनट बच जाते हैं। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में हमें रीडिंग दी है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी गिवन टू अस। तो क्वेश्चंस आर लाइक फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन जो हमारे हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, मींस हम लोगों को सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है एंड देयर आर 8 सेंटेंसेस, हम लोगों को 8 सेंटेंस मिले एंड वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। एंड इंस्ट्रक्शंस आल्सो सेज लाइक नो मोर देन 3 वर्ड। नो मोर देन 3 वर्ड का मतलब ये है कि आपका आंसर 1 वर्ड में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है, बट नॉट मोर देन 3। 3 से ज्यादा वर्ड का आपका आंसर नहीं आएगा। और 1, 2 और 3 जो वर्ड होगा दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कि कैसा क्वेश्चन आपको मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका आंसर 1 वर्ड का आएगा, 2 का, 3 का। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग 2 क्वेश्चंस रीड करेंगे एंड देन स्टार्ट रीडिंग, पहला पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली हम ये दोनों काम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन एन इमरजेंसी अ टीचर विल आइदर फोन द ऑफिस और डैश। मतलब इमरजेंसी के टाइम पर टीचर या तो फोन करेगा और या फिर और कुछ करेगा। तो हम लोगों को ढूंढना है कि एक तो फोन की बात आ गई और दूसरा क्या करेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज अ सिग्नल फॉर इवैक्यूएशन विल नॉर्मली बी सेवरल। मतलब इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना, इवैक्यूएट करना मतलब कि जगह को खाली करना है। जो उसके लिए हमें सिग्नल देंगे वो नॉर्मली बी सेवरल, वो नॉर्मली आमतौर पर सेवरल मीन्स नंबर ऑफ या फिर कुछ काफी अच्छी खासे नंबर में कुछ होगा। तो क्या होगा? लेट्स स्टार्ट। हम पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। कह रहा है इमरजेंसी प्रोसीजर्स रिवाइज जुलाई 2011 एंड दिस अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स ऑन द स्कूल कैंपस। ठीक है जी। इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, एग्जाम्पल फायर, द फाइंड द नियरेस्ट टीचर हु विल। अगर आपको कोई इमरजेंसी लगती है तो आपने अपना नियरेस्ट जो सबसे पास वाला टीचर है उसको ढूंढना है। हु विल जो क्या करेगा, सेंड अ मैसेंजर एट फुल स्पीड टू द ऑफिस और इन्फॉर्म द ऑफिस बाय अ फोन एक्सटेंशन। मतलब वो 2 चीजें करेगा। जो आपके नियरेस्ट टीचर है या तो वो मैसेंजर सेंड करेगा फुल स्पीड पर, भाग के जाके बोलेगा उसको भाग के जाओ ऑफिस में बता के आओ, या फिर आप जो वो टीचर है वो ऑफिस को फोन करेगा बाय एक्सटेंशन 99 नंबर यूज करके। और देखो हमें क्वेश्चन में पहले ही उन्होंने बताया हुआ है फोन द ऑफिस, तो मतलब एक्सटेंशन वाला हमारा ऑलरेडी गिवन है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, कौन सा रह गया था? सेंड अ मैसेंजर। तो सेंड द मैसेंजर इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था सिग्नल फॉर इवैक्यूएशन विल नॉर्मली बी सेवरल। मतलब कुछ जो सिग्नल होगा उसमें क्या होगा, देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर फॉर इवैक्यूएशन में फर्स्ट हमें जो पॉइंट दिया है, बोल रहा है वार्निंग ऑफ एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन विल बी मार्क्ड बाय अ नंबर ऑफ शॉर्ट बेल रिंग्स। मतलब जो वार्निंग दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी? नंबर ऑफ शॉर्ट बेल रिंग्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ पे हमें बोला था सेवरल, सेवरल क्या बजेंगी? छोटी छोटी रिंग, छोटी छोटी रिंग्स बजाएंगे वो। तो सेवरल रिंग विल बी आर सेकेंड आंसर। अब हमारा ये सेकेंड आंसर हो गया। फाइन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
कह रहा है इफ पॉसिबल स्टूडेंट शुड लीव द बिल्डिंग बाय, अगर पॉसिबल हो सके तो स्टूडेंट बिल्डिंग किसके द्वारा खाली करेंगे, किसके द्वारा बिल्डिंग छोड़ेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है दे विल देन दे वॉक क्विकली टू द मतलब कहाँ जाएंगे, किस जगह पर पहुंचेंगे वॉक करके। तो चलो देखते हैं आगे। ऑल क्लास वर्क विल सीज इमीडिएटली, सारा काम बंद कर दिया जाएगा क्लासेस में। स्टूडेंट विल लीव देयर बैग्स बुक्स एंड पोजेशंस वेयर दे आर, सारा सामान अपना पोजेशंस वहीं छोड़ देंगे। टीचर्स विल टेक द क्लास रोल, टीचर्स क्लास रोल नंबर लेगा मतलब बच्चों को काउंट करेगा। क्लासेस विल वेकेट द प्रेमिसेस यूजिंग द नियरेस्ट स्टेयरकेस, देखो क्या बोल रहा है, क्लासेस विल वेकेट, वेकेट का मतलब हो गया खाली करना, और यहाँ पर भी इन्होंने बोल दिया था खाली करने को लीव करना है ना, लीव द बिल्डिंग, बिल्डिंग क्लासेस हो गई आपकी। प्रेमिसेस यूजिंग द नियरेस्ट स्टेयरकेस, किसके द्वारा जाना है जी बाहर आपने, नियरेस्ट स्टेयरकेस, स्टेयरकेस होता है पौड़ियां, जो आपकी सीढ़ियां है, पंजाबी में पौड़ियां बोलते हैं और हिंदी में जिनको बोलते हैं सीढ़ियां, तो वहां उनको आपने सीढ़ियों से जो नियरेस्ट स्टेयरकेस है उससे आपने बिल्डिंग को खाली कर देना है। समझ आ गया जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दे देन वॉक क्विकली टू, कहाँ जाना है, आप देखते हैं कहाँ जाना है बच्चों ने। इफ दीज स्टेयर्स आर असेसिबल इनअसेसिबल यूजिंग यूज द नियरेस्ट ऑल्टरनेटिव स्टेयरकेस, दूसरा वाला जो आपके पास अगर जो स्टेयरकेस है वो इनअसेसिबल, आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हो तो दूसरा जो अल्टरनेटिव है वहां जाओ। डू नॉट यूज लिफ्ट, अपने लिफ्ट नहीं यूज करनी और रन नहीं करना। फाइन। Each class under the teacher's supervision will move in a brisk orderly fashion to the paved quadrangle, देखो कहाँ जाएंगे, ब्रिस्क वॉक करके, ब्रिस्क वॉक कौन सी होती है, थोड़ा तेज तेज चल के, मतलब रन नहीं करना, स्लो नहीं चलना, तेज तेज चलना है। और कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है आपने, पेव्ड क्वाड्रेंगल एरिया में आप जाओगे। ठीक है जी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आया, पेव्ड क्वाड्रेंगल, या पेव्ड क्वाड्रेंगल आप नहीं लिखोगे, आप लिख सकते हो क्वाड्रेंगल एरिया, आप अकेला क्वाड्रेंगल भी लिख सकते हो, तो तीनों वर्ड ठीक है, पेव्ड क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल एरिया, या फिर क्वाड्रेंगल। फाइन। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है डैश विल ज्वाइन द टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द क्वाड, यहाँ पे क्वाड हमने क्वाड्रेंगल को ही बोला है। क्वाड्रेंगल क्या होता है वैसे, देखो आप लोगों ने स्कूल्स में देखा होगा, स्कूल में एक आपकी बिल्डिंग्स ऐसे होती हैं लाइक, है ना, आपकी क्लासेस जैसे डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बन गया आपका स्कूल ये। फाइन। तो बीच का जो ओपन स्पेस होता है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर पार्ट जो बीच का, ये बिल्डिंग है आपकी, और बीच में जो ओपन स्पेस होता है जहाँ पे आपकी असेंबली होती है या फिर आपकी और कुछ इवेंट होती है, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंगल्स। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन ज्वाइन करेगा, देखो डैश विल ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स वो भी वहां आ जाएंगे टीचर्स एंड स्टूडेंट के साथ। ठीक है जी, टीचर्स और स्टूडेंट ऑलरेडी वहां रहेंगे, कौन और ज्वाइन करेगा वो देखते हैं। एंड सिक्स क्वेश्चन कह रहा है ईच क्लास टीचर विल काउंट अप मतलब गिनती करेगा, हिज और हर स्टूडेंट एंड मार्क, और उनका क्या मार्किंग करेगा, उनकी किस चीज की मार्किंग करेंगे देखते हैं आगे। ठीक है जी। आगे बोल रहा था जी, सेवेंथ पॉइंट पे आ गए हम, ऑल सपोर्ट स्टाफ विल डू द सेम, देखो डू द सेम मतलब वो भी यही करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड आया था ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन मीन्स जो चीज चल रही है उसी में आगे वो भी जुड़ जाएंगे आके। एंड यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल सपोर्ट स्टाफ, तो आपका कौन आ गया यहाँ पे, सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ कौन होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है जैसे स्कूल के बाकी वाले एम्प्लॉयज जो होते हैं, लाइक मेड्स हो गई, ड्राइवर्स हो गए, या फिर आप कह लो क्लैरिकल वर्क वाले, जितने भी बाकी वाले स्टाफ होंगे सपोर्ट स्टाफ जिनको बोलते हैं, वो भी आके उनके साथ में ज्वाइन करेंगे, मतलब क्वाड्रेंगल में आएंगे वो भी। फाइन। एंड ईच टीचर विल काउंट अप हिज और हर क्लास स्टूडेंट एंड मार्क, अब देखते हैं आगे बोल रहे हैं द मार्शलिंग सुपरवाइजर मिस Randall will be wearing a red cap and she will be waiting there with the master timetable and staff list in her possession, चलो उसके पास में रेड कलर की वो कैप पहनी होंगे मैम, एंड जो मार्शलिंग सुपरवाइजर है और उनके हाथ में एक टाइम टेबल होगा। तो इस हमें कुछ नहीं पूछा इसके बारे में, हम छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट बोल रहे हैं स्टूडेंट्स असेंबल इन क्वाड विद देयर टीचर एट द टाइम ऑफ इवैक्यूएशन, ठीक है जी, वहां असेंबल हो जाएंगे सारे बच्चे। द टीचर विल डू द हेड काउंट एंड चेक द रोल, अब स्टूडेंट्स के साथ जो टीचर है वो क्या कर रहा है, हेड काउंट, हेड काउंट मतलब होता है उनकी गिनती कर रहा है, और चेक द रोल, और यहाँ पर फिर चेक मीन्स मार्क करना, यहाँ पर देखो मार्क बोला था। ठीक है जी, मतलब उनकी अटेंडेंस लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, द
रोल मतलब उनका रोल नंबर चेक करेंगे कि सारे बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं है। क्लियर। फिर बोल रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर द डैश एवरीवन मे रिटर्न टू क्लास। जब क्या हो जाएगा, आफ्टर मींस बाद में, क्या ऐसा क्या हो जाएगा कि बाद में बच्चे क्लासेस में चले जाएं, चेक करते हैं। एंड एथ क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर इज एन इमरजेंसी एट लंच टाइम स्टूडेंट्स गैदर इन द क्वाड इन डैश एंड वेट फॉर देयर टीचर। कह रहे अगर लंच टाइम पर कोई इमरजेंसी आ जाए तो स्टूडेंट गैदर इन द क्वाड, जो क्वाड में स्टूडेंट होंगे वो कहाँ गैदर होंगे, इन डैश। देखते हैं कहाँ गैदर होंगे। चलो आगे बोल रहे हैं each teacher send a student to the supervisor to report whether all students have been accounted for. After checking student will sit down, बच्चे बैठ जाएंगे, in the event of rain or wet payment they may remain standing। कह रहे हैं अगर बारिश हो गई हो या बारिश हो रही हो या पेमेंट गीली हो तो सारे बच्चे खड़े रहेंगे। फाइन। The supervisor will inform the office when all staff and students have been accounted for। सारे वहां पे आ जाएंगे तो सुपरवाइजर ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा। Then all student, teaching staff and support personnel remain in the evacuation area until the, until मतलब जब तक क्या ना हो जाए, ऑल क्लियर सिग्नल इज गिवन। मतलब जब तक कि हमें सब कुछ क्लियर है, मतलब सब कुछ ठीक है, ऑल क्लियर है, इसका सिग्नल ना मिल जाए तब तक वहीं पर रहेंगे। तो क्या आएगा, कब जाएंगे अपनी क्लासेस में, कब रिटर्न होंगे, जब ऑल क्लियर आपको सिग्नल मिल जाएगा। तो सेवेंथ आंसर इज ऑल क्लियर सिग्नल। फाइन। अब इमरजेंसी लंच टाइम की बात की थी तो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑल क्लियर विल बी लॉन्ग बेल रिंग और 3 ब्लास्ट ऑन द सायरन। कहते सायरन बजेगा 3 बार या फिर लंबी एक बेल बजेगी। उसके बाद स्टूडेंट विल रिटर्न टू क्लास इन एन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर मीन्स ऑर्डर से लाइन बना के अपनी क्लासेस में जाएंगे, अंडर टीचर गाइडेंस, टीचर्स के गाइडेंस में। इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी अकरिंग ड्यूरिंग लंच, देखो अभी लंच की बात आ गई है ना, लंच या ब्रेक में स्टूडेंट्स आर टू असेंबल इन देयर होम रूम ग्रुप्स। होम रूम ग्रुप्स कौन से होते हैं, होम रूम्स होती है जो उनकी अपनी क्लास होती है। ठीक है जी, तो वो कहाँ असेंबल हो जाएंगे, होम रूम ग्रुप्स में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल रहा था स्टूडेंट गैदर इन द क्वाड इन होम रूम ग्रुप्स। होम रूम ग्रुप्स का मतलब ये होता है जो बच्चे अपनी सेम क्लास के हैं, होम रूम मतलब एक क्लास के बच्चे हैं, वो अपने अपने ग्रुप्स में वहां पे क्वाड्रेंगल में इकट्ठे हो जाएंगे। एंड अवेट देयर होम रूम टीचर, और अपने वो होम रूम टीचर मतलब कि अपने क्लास टीचर, होम रूम मीन्स क्लास, और यहाँ पे होम रूम ग्रुप मीन्स अपनी क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी ये पीयर ग्रुप है पूरा उनका अपने क्लासमेट्स के साथ में ग्रुप्स में असेंबल हो जाएंगे क्वाड्रेंगल में और अपने क्लास टीचर का वेट करेंगे। तो अब यहाँ पे बोला था क्वाड्रेंगल इन कहाँ पे ग्रुप होंगे, होम रूम ग्रुप्स, मतलब अपने क्लास पूरा अपना ग्रुप बना के, होम रूम बना के, ग्रुप बना के क्वाड्रेंगल में गैदर हो जाएंगे। तो दिस इज योर एथ आंसर। फाइन। देखो कितना इजी वे है, अगर आप पहले इसको पूरा स्किमिंग एंड स्कैनिंग करते तो आपका कितना टाइम निकल जाना था। तो इंस्टेड ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग जस्ट रीड 2 क्वेश्चंस, अंडरलाइन द कीवर्ड्स क्या आपको पूछ रहे हैं और उन कीवर्ड्स को साथ साथ पढ़ के लोकेट करने की ट्राई करना है। फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 1। इसमें जो हमें पैसेज दिया है दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी एजुकेशन। ठीक है जी, और कोई शॉर्ट कोर्सेज के बारे में बात की हुई है जो कि रिलेटेड है बिजनेस से। चलो देखें क्या क्वेश्चंस मिले हमें इसमें, इसके बारे में 9 to 14 क्वेश्चंस हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन हियर। फाइन। तो जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ट्रू का मतलब होता है योर इंफॉर्मेशन शुड बी 100% ट्रू, मतलब 100% आपकी इंफॉर्मेशन जो मैच करेगी वो आंसर आपका ट्रू आएगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन 99.9% भी मैच करती है बट 0.1% भी मैच नहीं कर रही तब भी आपका आंसर फॉल्स आएगा। और नॉट गिवन का मतलब होता है, नॉट गिवन मीन्स नो एक्सप्लेनेशन या फिर कोई अदर एक्सप्लेनेशन मीन्स तो वो स्टेटमेंट कुछ अलग होगा या फिर उस स्टेटमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं होगी। फाइन। तो चलो डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चंस। 9th नंबर क्वेश्चन है बिजनेस
बेसिक्स इज एप्रोप्रिएट फॉर बिगनर्स, यहाँ पे हमें क्या कीवर्ड वर्ड है कि बिजनेस बेसिक्स जो कोर्स है वो एप्रोप्रिएट फॉर बिगनर, बिगनर वो लोग होते हैं जो कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, फाइन। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 10th वाला, बुक कीपिंग हैज नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट, मतलब बुक कीपिंग में कोई भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, हमें ये बता रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को हम ढूंढते हैं, पहले हम बिजनेस बेसिक्स वाले में चलते हैं और सेकंड वाला बुक कीपिंग नीचे है, फाइन। तो बिजनेस बेसिक्स में क्या बोल रहे हैं कि अप्रोप्रिएट है बिगनर्स, तो चलो देखते हैं। गेन फाउंडेशन नॉलेज, फाउंडेशन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। gain foundation knowledge for employment in an accounts position with bookkeeping and business basics through the intermediate level, suitable for anyone acquiring knowledge from the ground up, ground up मतलब बिल्कुल बेसिक से। तो ये सुटेबल है, सुटेबल यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया है सिनोनिम सुटेबल के लिए, ठीक है जी। और ये किन के लिए, ग्राउंड अप, ग्राउंड अप मीन्स बिल्कुल बेसिक, और बेसिक को हम लोग यहाँ पे बिगनर बोल रहे हैं, तो दैट इज वाई हमारा क्या आंसर आ गया, ये आ गया हमारा ट्रू। क्यों, क्योंकि सारे कीवर्ड्स जो है सेम वर्ड है, इनका सिनोनिम्स यूज हुए हैं और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% मैच कर रही है, सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज ट्रू, फाइन। और 10th क्वेश्चन पूछ रहा था बुक कीपिंग हैज नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट, कि बुक कीपिंग में कुछ प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। तो चलो बुक कीपिंग वाले कोर्स की तरफ चलते हैं। ये कोर्स कह रहा है दिस कोर्स विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अ ग्रेट डील ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस। भाई यहाँ तो ये बोल रहा है हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, और ये बोल रहे हैं यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, ये दोनों चीजों में इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इट मीन्स ये क्या है हमारा फॉल्स, तो दिस आंसर इज फॉल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक कीपिंग इज इंटेंडेड फॉर एडवांस स्टूडेंट ओनली, कहते हैं ये सिर्फ एडवांस स्टूडेंट के लिए है। तो अभी हम बुक कीपिंग वाले में चल रहे थे, तो चलते हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं दिस कोर्स विल प्रोवाइड स्टूडेंट विद ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड ग्रेट डील ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस। देखो अभी तक तो इन्होंने कोई बताया नहीं कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये सुटेबल है, आगे कोड बता दिया। 11th अप्रैल 9 AM से स्टार्ट हो रहा है कोर्स एंड वन सेशन ओनली, सो एडवांस बुकिंग इज एसेंशियल। देखो यहाँ पे एडवांस बुकिंग की बात हुई है लेकिन एडवांस स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं हुई, फाइन। तो हमें नो इन्फॉर्मेशन में नहीं आएगा, ये अदर इन्फॉर्मेशन में कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडवांस स्टूडेंट के बारे में नहीं दे रहा है इन्फॉर्मेशन, एडवांस बुकिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गिवन, ये नॉट गिवन आ गया जी आपका आंसर, हाँ फाइन। चलो अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है द न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल कैन हेल्प योर बिजनेस बिकम मोर प्रॉफिटेबल, कहते हैं जो न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल है वो आपके बिजनेस को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगा, हेल्प करेगा आपको। एंड 13 क्वेश्चन बोल रहा है सोशल नेटवर्किंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक वेबसाइट टू हेल्प योर बिजनेस सक्सीड, कि सोशल नेटवर्किंग जो है वो किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर फोकस कर रहा है टू हेल्प योर बिजनेस सक्सीड, आपके बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए, सक्सीड करने के लिए। चलो देखते हैं न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल वाला। अंडरस्टैंड company structure, tax rates, deductions, employer's obligation, profit and loss statement, जीएसटी एंड बजटिंग फॉर टैक्स। देखो यहाँ पे कहीं पर भी ये बात नहीं की है कि एंटरप्राइज मॉड्यूल जो है हेल्प कर रहा है बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए, यहाँ पर सिर्फ ये बता रहे हैं कि टैक्स रेट बता रहे हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिडक्शन कैसे होता है, एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन, तो जब नो इन्फॉर्मेशन है तो क्या है हमारा आंसर भाई, हमारा आंसर है नॉट गिवन, फाइन। एंड 13 वाला सोशल नेटवर्किंग फोकस ऑन स्पेसिफिक वेबसाइट, चलो देखते हैं यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग में किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की बात की है जो आपके बिजनेस को हेल्प करेगा। This broad overview gives you the opportunity to analyze what web technologies are available and how they can benefit your organization। भाई यहाँ तो बोल रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, वेब टेक्नोलॉजीज, और वो कैसे आपको हेल्प कर सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक, देखो यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक, किसी मेन या किसी एक के बारे में कोई बात नहीं की हुई है, तो ये भाई हमारा आंसर गलत है। वाई, क्योंकि किसी एक के बारे में तो बात ही नहीं की है, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन ही कुछ दी हुई है कि वेब टेक्नोलॉजीज कैसी कैसी हैं
अपॉर्चुनिटी कर दी है हमें एनालिसिस करने के लिए, और बता दिया हुआ है कि ये अवेलेबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करने के लिए। फाइन। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो गई, कॉन्ट्रोडिक्ट हो गई, सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। ये आंसर हमारा आ गया आपका फॉल्स। ठीक है जी। चलो 14 क्वेश्चन को देखते हैं। द कम्युनिकेशन क्लास इन्वॉल्व स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। कहते हैं जो कम्युनिकेशन क्लास है वो आप ऑडियंस के सामने बोलोगे, आपको मौका मिलेगा, देखते हैं अभी मिलता है आपको मौका। So let's start towards the communication course. Take the fear out of talking to large gathering। भाई लार्ज गैदरिंग बोल दिया ऑफ पीपल इन्होंने, है ना, आपका फियर दूर करेगा। तो लार्ज गैदरिंग को हमने यहाँ क्या बोला था, ऑडियंस। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे, गेन द पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस दैट विल एम्पावर यू विद बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आपको लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट की ऑडियंस है, आप ऑडियंस के सामने बोल रहे हो, तो दिस इज 100% ट्रू। फाइन। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सेकंड, और सेक्शन सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है, एक पैसेज है, बेनिफिशियल वर्क प्रैक्टिसेस फॉर कीबोर्ड ऑपरेटर्स। कीबोर्ड ऑपरेटर के लिए कोई बेनिफिशियल वर्क प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू, what we have to do, we have to match the headings with the given paragraphs दिए हुए हैं और उनकी headings दी हुई है, then we have to match them। ठीक है जी। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा लिस्ट ऑफ हेडिंग वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो लिस्ट ऑफ हेडिंग जो होती है दे आर ऑलवेज मोर देन द पैराग्राफ्स गिवन टू अस। जितने भी ये पैराग्राफ्स दिए, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 पैराग्राफ्स विल बी गिवन टू अस। एंड यहाँ पर आपके 10 मैचिंग जो है आपको हेडिंग्स दी हुई है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी हुई है। तो हेडिंग्स जो है दे आर ऑलवेज मोर, तो हम लोगों ने जस्ट सेलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा मैच कर रही है उसको। ठीक है जी। तो कैसे करना है इसको, मेनी ऑफ द टाइम व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, दे आर जस्ट रीडिंग द होल लिस्ट ऑफ हेडिंग, एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग रीड करके फिर उनको अंडरलाइन करने में लग जाते हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लॉट्स ऑफ टाइम। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों ने सबसे पहले पैराग्राफ्स को रीड करना स्टार्ट करना है। फाइन। एक पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उसकी समरी को ध्यान में रखते हुए आप खुद उसकी एक हेडिंग आप दोगे और प्रिडिक्ट करोगे खुद अपनी एक हेडिंग, एंड देन ट्राई टू मैच दैट हेडिंग विद द गिवन लिस्ट ऑफ हेडिंग। फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ए पैराग्राफ क्या कह रहा है, कह रहा है सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग, discomfort in pain in arm, neck, hands, back, eyes pain, which can be associated with constant and regular work at the keyboard and visual display unit। तो मुझे इस पैराग्राफ को पढ़ के इतना पता लग रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, देखो है ना, कि कॉन्स्टेंटली बैठने पर, रेगुलर वर्क करने पर, कीबोर्ड पर काम करने पर हम लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, फेस कर रहे हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे क्या हेडिंग्स में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज सेइंग हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड। देखो रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं आई है। फाइन। तो लेट्स मूव टू अनदर। हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक की बात भी नहीं आई है। वट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, कोई एक्सपीरियंस की भी बात अभी तक हमारे पास नहीं आई है। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग चोर्स, अभी ये भी नहीं बताया। व्हाट मेक अ गुड सीट, नो। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स, यस डेफिनेटली, देखो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम बोला है और यहाँ पे इन्होंने बताया था पेन इन आर्म, नेक, हैंड्स एक्सेट्रा। तो क्या आंसर आ गया हमारा, सबसे ज्यादा हमारा ये वाला आंसर मैच कर रहा है कि कौन सी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ज्यादा देर तक कीबोर्ड पर या डिस्प्ले यूनिट पर काम करने पर। सो दैट इज व्हाई 6 इज द आंसर। फाइन। हमारे 15 का आंसर आ गया 6। तो अब आप 100% श्योर हो कि आपका यही वाला आंसर है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट दैट पॉइंट, आप उस पॉइंट को एलिमिनेट कर दोगे ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बार बार नहीं पढ़ोगे। फाइन। तो चलो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। बी वाला पोर्शन क्या बोल रहा है, इट इज वाइटल दैट एम्प्लॉयर्स पे अटेंशन टू द फिजिकल सीटिंग such as workplace design, office environment, placement of monitor, this work, individual work habit. Operator must be able to recognize work related health problem, opportunity to participate in management of these. Operator should take note of the following prevention measure outline। तो इसमें इस पैराग्राफ को पढ़ के मुझे
ओवरव्यू इतना मिल रहा है कि जो ऑपरेटर है वो एंड जो एम्प्लॉयर है, फाइन, ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयर है, उनको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर को क्या क्या चीज़ों का अटेंशन देना चाहिए कि फिजिकल सीटिंग कैसी है, लोगों के वर्क प्लेस का डिज़ाइन कैसा है, और ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर जो है जो कीबोर्ड पे काम कर रहा है, व्हाट दे कैन डू, वर्क रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है जी, वो अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाए, है ना, पार्टिसिपेट करे, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ दीज, की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इन सारी चीज़ों के लिए ऑपरेटर हेल्प कर सकता है बताने में, प्रिवेंटिव मेजर्स आउटलाइन कर सकता है, फाइन। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयर और ऑपरेटर ऑपरेटर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उन लोगों के बारे में बात की हुई है, फाइन। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब 15 का आंसर जब फाइंड आउट किया था तो मैंने ऊपर से रीड करना स्टार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर और एम्प्लॉयर की वर्क की अभी तक कोई बात नहीं आई थी, ठीक है, जो मुझे थोड़ा जितना भी याद है, तो मैं क्या करूंगी, एक क्वेश्चन को आंसर ऊपर से फाइंड करना शुरू करूंगी और दूसरे का नीचे से। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द 10th, वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट, भाई डॉक्यूमेंट की तो कोई बात ही नहीं आई है अभी। 9th वाले पे चले तो why does a VDU create eye fatigue, fatigue की भी बात नहीं है, कोई eye fatigue नहीं। what are the roles of management and worker, definitely this is the answer। क्यों, मैनेजमेंट को यहाँ हमने एम्प्लॉयर बोल दिया भाई, और वर्कर्स को हमने कौन बोला, ऑपरेटर। सो व्हाट आर द रोल्स, मतलब उनके क्या रोल्स हैं, और यही बता रहे हैं ना, देखो वो रिकॉग्नाइज करेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और एम्प्लॉयर इंश्योर करेगा कि उनकी फिजिकल सेटिंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, प्लेसमेंट ऑफ मॉनिटर्स कैसे हैं। तो दैट इज व्हाई दिस विल बी द आंसर, क्यों, व्हाट आर द रोल्स है ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो उन दोनों के रोल्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। वेरी गुड, हमने ये आंसर ढूंढ लिया, फाइन, 8th वाला। तो चलो अब इसको हम करते हैं फटाफट एलिमिनेट, ताकि ये बाकी वाले आंसर्स में हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करवाए, फाइन। चलो सी पर चलते हैं। सी वाला कह रहा है पॉइंट, अ टाइपिस्ट मस्ट बी कंफर्टेबली एकोमोडेटेड, टाइपिस्ट कौन आ गया भाई यहाँ पे, ऑपरेटर, ठीक है जी। टाइपिस्ट मस्ट बी कंफर्टेबली एकोमोडेटेड इन अ चेयर दैट इज एडजस्टेबल फॉर हाइट विद बैक रेस्ट हो, उसमें इजीली एडजस्टेबल हो, एंगल और हाइट की बात की हुई है, ठीक है जी। बैक रेस्ट हो, सिटिंग लेज हो, कर्व एज हो जी, एंड प्रेफर क्लोथ कवर्ड हो, अवॉइड करने के लिए, क्या अवॉइड करने के लिए, आपका जो भी स्वेटिंग वगैरह है, एक्सेसिव जो अभी आपकी स्वेटिंग वगैरह है, परसेप्शन जो होता है, जो उसको हम सोख सकें, ठीक है जी, फाइन। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा हो, बैठने के लिए क्या हो, चेयर कैसी हो, ठीक है जी, चेयर से रिलेटेड चीजें की गई हैं। तो चलो जी यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। अब हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम, ना भाई रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ लोग शुड वर्क विदाउट ब्रेक की बात नहीं आई है। एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, नो, अभी प्रॉब्लम की बात नहीं आ रही है। व्हेन द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग, नहीं भाई अभी फाइलिंग की बात भी नहीं आ रही है, अभी बात आ रही है हमारी गुड सीटिंग की। वेरी गुड, देखा हमने जल्दी जल्दी ढूंढ लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बात आई थी चेयर की, और चेयर के लिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया गुड सीटिंग, गुड सीट, तो हमारा दिस इज द आंसर, क्या, 5th। नाइस, चलो इसको भी फटाफट अब हम अपनी लिस्ट से बाहर करते हैं। लेट्स मूव टू डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, when the keyboard operator is working from paper file to manuscript। अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट कोई भी चीजें जो लिखी हुई होती हैं, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ से आप बैठ के कॉपी कर रहे हो, ठीक है जी, उनको बोल देते हैं बुक्स हो, कोई फाइल्स हो, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है जी। इट शुड बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द आईज एज स्क्रीन, मतलब इन दोनों में डिस्टेंस सेम हो, ये भी इतनी दूरी पर हो और स्क्रीन भी। मोस्ट कन्वीनियंट पोजीशन कैन फाउंड बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ होल्डर, कोई होल्डर यूज करो भाई, ठीक है जी। इंडिविजुअल अरेंजमेंट विल वेरी, वेरी मींस डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑपरेटर स्पेंड मोर टाइम लुकिंग एट द वीडियो और पेपर, मतलब वो वीडियो को देख रहा है बार बार, ठीक है जी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को बार बार देख रहा है, या पेपर को कहाँ से देख के काम कर रहा है, ये वेरी करता है। आईज आर फोकस ऑन द मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है जी, उनकी फोकस कर रही हैं टू पुट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर। तो इस पैराग्राफ को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि जहां से कोई ऑपरेटर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट मींस रीड कर रहा है, जहां से कोई पेपर वर्क को यूज कर रहा है, पेपर्स को यूज कर रहा है, उनकी प्लेसमेंट कहाँ हो, है ना, कुछ ऐसी सी बातें की हुई हैं। आई एम नॉट एग्जैक्ट कि क्या आंसर होने वाला है, बट मुझे अभी इसको रफली पढ़ के इतना सा पता चल रहा है कि कहाँ हमने कोई डॉक्यूमेंट रखना है, कहाँ हमने अपनी कोई फाइल रखनी है, ताकि हमारा डिस्टेंस
विजुअल यूनिट का एज वेल एज मैन्युस्क्रिप्ट का सेम रहे, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलो देखते हैं क्या क्या कहाँ रखने वाले हैं हम। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन ऊपर से रीड करना स्टार्ट किया था, तो अभी मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी। 10th वाला है, वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट। वेरी गुड, मुझे पहले ही मिल गया। डॉक्यूमेंट्स हमने वर्ड यूज किया था मैन्युस्क्रिप्ट को। वेरी गुड वेरी गुड, हम आंसर ढूंढना सीख गए। वाओ, ठीक है जी। तो चलो, अब फिर भी मैं अगर श्योर नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं और आंसर्स भी रीड करूंगी, बट पहले मैं इसको एलिमिनेट कर दूं। चलो देखो, कहीं और तो नहीं है सुटेबल आंसर इसके सिवाय। रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम अवॉइडेड, नो। वर्क विदाउट ब्रेक की बात नहीं आई थी, एनी प्रॉब्लम नहीं आया, फाइलिंग वाइलिंग का काम कोई नहीं आया अभी, ठीक है जी। तो दिस इज द बेस्ट आंसर। फाइन। चलो अब ई देखें। ये क्या बोल रहा है, वाइल कीइंग। कीइंग का मतलब होता है टाइपिंग, ठीक है जी। हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं ज्यादा टाइम के लिए, उसको बोलेंगे हम कीइंग कर रहे हैं, ठीक है जी। इट इज एडवाइजेबल टू हैव फ्रीक्वेंट बट शॉर्ट पॉज। पॉज को क्या बोल सकते हैं हम छोटे छोटे ब्रेक ले, है ना, ऑफ अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स, थोड़े थोड़े के लिए। टू प्रूफ रीड, प्रूफ रीड मतलब हम टाइपिंग करते करते बीच में प्रूफ रीडिंग के लिए जो लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़े, ताकि हमें थोड़ा सा कीइंग में अपने हाथों को थोड़ी सी रेस्ट मिले, ठीक है। व्हेन डूइंग दिस रिलैक्स योर हैंड्स। फाइन। आफ्टर यू हैव बीन कीइंग फॉर 60 मिनट यू शुड हैव 10 मिनट चेंज ऑफ एक्टिविटी। तो क्या बोल रहा है भाई, 60 मिनट आपने टाइप कर लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, आपके हाथ को भी रेस्ट मिल जाएगी और आइज को भी। फाइन। ड्यूरिंग दिस स्पेल इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू नॉट रिमेन सीटेड। बैठे नहीं रहना है, वॉक करना है जी, घूम फिर के आना है, ठीक है जी। दिस पीरियड कुड बी प्रॉफिटेबल यूज्ड टू डू फाइलिंग और कलेक्ट और डिलीवर डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, फाइलिंग का काम कर सकते हो, फाइल को कलेक्ट कर सकते हो या डिलीवर कर सकते हो। मतलब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उस ब्रेक को आपने यूज करना है कोई भी जो फाइलिंग के काम है, फाइल दे के आनी है, कोई फाइल लेके आनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ताकि आपको एक छोटा सा ब्रेक मिल सके। इसका मेन मोटिव ये है कि आपको ब्रेक लेना है। फाइन। अब देखो जरा ब्रेक्स वाली कौन सी बात आई हुई है हमारे पास। आप देखो जरा, अब हमने नीचे से स्टार्ट करना था, है ना। सॉरी, ऊपर से हमने लास्ट वाला क्वेश्चन 10th वाला नीचे से स्टार्ट किया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। हाउ कैन रिफ्लेक्शन, नो जी रिफ्लेक्शन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट ब्रेक। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाला हो सकता है। और देखो दूसरा बोला था, व्हाट इफ आई एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, नहीं आई। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग। अब यहाँ पे बेस्ट टाइम फाइलिंग का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हमें, इन्होंने हमें फाइलिंग के लिए टाइम नहीं बताया कि ये वाला टाइम आपका बेस्ट है ई में, बट उन्होंने ये बोला है कि आफ्टर 60 मिनट, 1 घंटा आपने टाइपिंग करने के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो दैट इज वाई क्या आंसर आ गया हमारा, सेकेंड। वाई, क्यों आया सेकेंड, क्योंकि मैंने 1 घंटे का काम के बारे में बात कर ली कि हमने एक, और यहाँ पे व्हेन इज द बेस्ट टाइम, यहाँ पे बेस्ट टाइम की बात नहीं आई है, तो आप ये वाला आंसर नहीं लिखोगे। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम फाइलिंग चोर्स की बात की हुई थी, वो बेस्ट टाइम है जब हम ब्रेक लें। नो, मेन मकसद क्या था इस पैराग्राफ का, ये था बताना कि अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है जी। कीइंग करते हुए आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, और कितने लंबे टाइम के बाद आप अपने आप को रेस्ट दोगे। तो दैट इज व्हाई सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है जी, बढ़े आगे। चलो अब देखो एफ पैराग्राफ क्या कह रहा है। एफ कह रहा है जनरली द बेस्ट पोजीशन फॉर वीडीयू इज एट राइट एंगल टू द विंडो। अब ये बता रहा है कि वीडियो रखनी कहाँ पे है भाई, आपकी प्लेसमेंट कैसी होगी। तो राइट एंगल हो जी विंडो के पास। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन ग्लेयर फ्रॉम द विंडो कैन बी कंट्रोल बाय ब्लाइंड। ग्लेयर क्या होता है, ग्लेयर जैसे होता है हम बोलते हैं हिंदी में कि रिफ्लेक्शन आना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्लेयर आ रहा है, मतलब चमकार आ रही है, जैसे कहते हैं रोशनी पड़ रही है तो चमक रही है, स्क्रीन दिख नहीं रही, ठीक है जी। तो बोल रहे हैं उसको ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स होते हैं चिखे, जैसे ऑफिस में लोगों ने ब्लाइंड्स लगा रखी होती हैं, चिखे बोलते हैं उनको। कर्टन्स, पर्दे लगा सकते हो, या मूवेबल स्क्रीन्स लगा सकते हो, इससे आप उनको ग्लेयर को कंट्रोल कर सकते हो। एंड कीप द फेस ऑफ द वीडियो वर्टिकल टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम ओवरहेड लाइट। तो थोड़ा सा आपने वर्टिकल, ओवरहेड से भी लाइट ना पड़े तो वर्टिकल करके रखना है। तो क्या बताया है मेनली इस पैराग्राफ में हमें सारे, इसमें हमें ये बताया कि आप रिफ्लेक्शन जो ग्लेयर आ रही है उसको कैसे रोक सकते हो, ठीक है जी। तो नीचे से स्टार्ट करें 9th वाला। वाई डज वीडियो क्रिएट आई फटीग, नहीं बताया, कोई आई से रिलेटेड कुछ नहीं बताया। व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लाइटिंग टू हैव, लाइटिंग के बारे में बात हुई है, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई है कि कौन सी बेस्ट है। फाइन।
वट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, ये तो नहीं बताया कुछ भी कि हमें जो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, फर्स्ट वाला जरूर बात हुई है क्या, हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा आंसर दिया था यहाँ पे, कर्टन्स लगा दो भाई, मूवेबल स्क्रीन्स लगा दो या फिर ब्लाइंड्स लगा दो। इन तीनों चीजों को यूज करके आप बाहर से आने वाली रोशनी को रोक सकते हो, तो दैट इज वाई फर्स्ट इज द आंसर। फाइन, कट कर दो जी जल्दी जल्दी इसको। चलो, अब हमारे पास सिर्फ दो रह गए हैं पॉइंट्स, और हमारे यहाँ पे रह गया है एक पैराग्राफ, तो चलो देखते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क प्रैक्टिसेस और वर्किंग कंडीशन में रिजल्ट इन एक्ट्स और पेन्स। ठीक है जी, अनसेटिस्फैक्ट्री आपके वर्क मतलब कि आराम से नहीं बैठे हो तो भाई दर्द होगा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, सिम्टम्स शुड बी रिपोर्टेड। अब देखो सिम्टम्स मतलब लक्षण, आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको वो सिम्टम्स टू योर सुपरवाइजर अर्ली ऑन। अर्ली ऑन मतलब जैसे ही आपको प्रॉब्लम्स फेस होती है फटाफट सुपरवाइजर को बताना है, सो दैट द कॉज ऑफ द ट्रबल कैन बी करेक्टेड, आपकी बीमारी का इलाज जल्दी ढूंढा जाए। एंड द ऑपरेटर शुड सीक मेडिकल अटेंशन, और अगर आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो आपको मेडिकल अटेंशन मीन्स आपको डॉक्टर के पास भेजा जाए, या कोई मेडिसिन की जरूरत है वहां किया जाए, आपको रेफर, या फिर और कुछ भी, मतलब बाकियों को भी ये प्रॉब्लम ना आए। तो क्या है यहाँ पर, अब मेरे को पता चल गया कि ऑपरेटर को जब प्रॉब्लम आई है तो उसको क्या करना भाई, उसको अपने सुपरवाइजर को बताना है। तो चलो देखें कौन सा पॉइंट है सुपरवाइजर को बताने वाला। वीडियो वाला तो कोई पॉइंट नहीं यूज हो रहा है। अब देखो ये पॉइंट रह गया था हमारा, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग। नहीं भाई, फाइलिंग की कोई बात नहीं है। ये जरूर आ रहा है, व्हाट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे बोला था ना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर। फटाफट रिपोर्ट कर दो अपने सुपरवाइजर को भाई, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो थर्ड इज द आंसर। फाइन, सो इन दिस वे क्या करना है, सबसे पहले आपने, जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपकी हेडिंग्स नहीं पढ़ी, पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नहीं पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ को समराइज किया और उसका एक नट शेल जिसको कहते हैं ना, हमने उसका शेल, शेल क्या होता है, शेल निकाल दिया। और अब हमने क्या किया उसमें, जो उसका क्रस्ट मतलब जो उसका निचोड़ है, उसका मेन समरी क्या है वो देखी, और मेन इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है वो देखी, और उसके बिहाफ पर हम लोगों ने अपना एक आंसर प्रिडिक्ट किया, और उस आंसर को, प्रोडिक्शन वाले आंसर को हमने गिवन मैचिंग हेडिंग के साथ मैच करके आंसर लिखा। फाइन, तो ऐसे ही आपको जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ने नहीं बैठ जाना, पहले पैराग्राफ पढ़ो, जो आपको मोटे मोटे वर्ड्स, आप कीवर्ड को अंडरलाइन करते हो उनके सिनोनिम्स सोचो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने सिनोनिम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे टू फाइंड योर आंसर्स। फाइन, चलो नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं अब हम। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैसेज। देखो ये पैसेज जो है हमारा, दिस इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस डिसमिसल, मतलब आपको वर्क प्लेस से डिसमिस करेंगे तो कैसे करेंगे उनके बारे में सारी नॉलेज दी हुई है। फाइन, अब देखो जरा क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, कहते कहते हैं कि 22nd एंड 23rd क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो एंड नो मोर देन 3 वर्ड्स, मतलब हम लोगों ने आंसर सिर्फ 3 वर्ड्स के अंडर ही देना है, मतलब 2 वर्ड्स, 1 वर्ड और 3 वर्ड। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है, इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स अ, मतलब कुछ रिसीव करता है, कुछ उसको मिलता है, दिस मीन ही विल लॉस हिज जॉब इफ हिज वर्क डज नॉट गेट बेटर। मतलब उसको क्या ऐसा मिला, उसको कोई वार्निंग मिली या उसको कुछ भी ऐसी थ्रेट मिली कि अगर वो अपना वर्क ठीक नहीं करता तो वो अपना जॉब गवा बैठेगा। ठीक है जी, और 23rd क्वेश्चन बोल रहा है, if an employee does not accept the reason for his dismissal, a dash can be arranged। अगर एम्प्लॉई जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता रीजन, मतलब उस रीजन को नहीं मानता है, तो वो क्या करेंगे, डैश कैन बी अरेंज, कुछ अरेंज किया जाएगा। तो चलो देखते हैं, बिफोर डिसमिसल वाले से स्टार्ट करते हैं। कह रहे इफ एन एम्प्लॉयर वांट टू डिसमिस एन एम्प्लॉई, देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड, कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उनको। ठीक है जी, instances of minor conduct and poor performance must first be addressed through some
प्रिलिमिनरी स्टेप्स, प्रिलिमिनरी स्टेप्स मतलब होता है पहले जो प्रायर स्टेप्स होते हैं, पहले वाले स्टेप्स होते हैं, मतलब उनको क्या किया जाएगा मिसकंडक्ट के लिए, और उनको प्रिलिमिनरी स्टेप्स लिए जाएंगे। तो वो उनमें से प्रीलियम वाले क्या है, फर्स्टली सबसे पहले क्या करेंगे, यू शुड बी गिवन एन इम्प्रूवमेंट नोट। सबसे पहले तो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब अपने काम में सुधार करो, ठीक है जी। दिस विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, आउटलाइन एनी नेसेसरी चेंज एंड ऑफर सम असिस्टेंस इन करेक्शन दिस सिचुएशन। मतलब अगर आप में कोई आपके वर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट नोट मिलेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी क्या है, एनी नेसेसरी चेंज क्या चेंज करना है, और सम असिस्टेंस आपको वर्क के लिए असिस्टेंस मीन्स हेल्प दी जाएगी उस वर्क को करेक्ट करने के लिए। Then, if your employer does not think your performance has improved, you will be given a written warning. क्या होगा जी, आपको एक written warning दी जाएगी। Fine. The last step is called the final written warning. और यहाँ पर भी देखो क्या बोला था, if an employer receives a dash, this means he will lose his job if his work does not get better. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लास्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा, फाइनल रिटन वार्निंग। फाइनल एक आपको वार्निंग मिलेगी विच विल inform you that you will be dismissed unless there is an improvement in performance। मतलब अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी परफॉर्मेंस में तो आपको एक रिटर्न वार्निंग बता दी जाएगी और बोला जाएगा आप अपना आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, मतलब आपका जॉब खत्म हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, फाइनल रिटर्न वार्निंग, रिटर्न वार्निंग मिल गई आपको, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया आपका 22nd। अब बोला था आगे अगर वो रीजन एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या बोले, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट योर एम्प्लॉयमेंट कैन बिगिन अ डिसमिसल प्रोसीजर, आपका शुरू हो जाएगा। द डिसमिसल procedure begin with a letter from the employer setting out the charges made against the employees। मतलब आपके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है जी। द एम्प्लॉय विल बी इनवाइटेड टू अ मीटिंग टू डिस्कस दीज एक्विजिशन। आपके ऊपर जो एक्यूज लगाए जाएंगे मतलब आरोप लगाए जाएंगे, एक्विजिशन उनको बोलते हैं, तो उनके लिए आपको मीटिंग बुलाई जाएगी, आप उसमें डिस्कस करोगे। इफ द एम्प्लॉयज डिनाई द चार्जेस he is given an opportunity to appeal a formal appeal, ठीक है जी। फॉर्मल अपील हियरिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। मतलब अगर आप एम्प्लॉई हो और आप डिनाई करते हो कि मेरे ये चार्जेस नहीं है, ये कुछ गलत है या कुछ भी गड़बड़ आई है इनमें, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किस लिए, फॉर्मल अपील हियरिंग के लिए, ठीक है जी। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, फॉर्मल अपील हियरिंग की। और यहीं पर भी बोला है क्या अरेंज किया जाएगा आपके लिए, फॉर्मल अपील हियरिंग अरेंज की जाएगी। तो 23rd आंसर इज योर फॉर्मल अपील हियरिंग। फाइन। अब देखो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसमें, लुक एट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, ठीक है जी। 24 to 28 दिए हुए हैं बोल रहे हैं, एंड द लिस्ट ऑफ टर्म इन द बॉक्सेस बिलो, इन द बॉक्स बिलो सॉरी, बॉक्स में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, मैच ईच डिस्क्रिप्शन विद ए टू ई। जो ये डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं हमें पूरे स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको ए टू ई के साथ में मैच करना है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं राइट द अप्रोप्रिएट लेटर ए टू ई इन द बॉक्सेस, ठीक है जी। आपकी जो आंसर शीट में बॉक्सेस है उसमें आपने ए टू ई लिखने हैं। फाइन। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, वो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड जो ये हमें अप्रोप्रिएट लेटर्स दिए हैं। अब ये लेटर्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाला कह रहा है फेयर डिसमिसल, फिर समरी डिसमिसल, अनफेयर, रॉन्गफुल या कंस्ट्रक्टिव। मतलब ये हमें टाइप्स ऑफ डिसमिसल बताया हुआ है कि कौन कौन से तरीके से आपको डिसमिस किया जा सकता है। फाइन। तो मे बी इन्हीं से रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हमें ये मैच करना है कि कौन से टाइप का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोगों को फर्स्ट वाला जो है, हम लोग क्या करेंगे, डिसमिसल वाला पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ के क्या करेंगे, एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू लीव द वर्क स्ट्रेट अवे बिकॉज ही हैज डन समथिंग रियली बैड। यहाँ पे कुछ बैड कर दिया है इसलिए उसको स्ट्रेट अवे काम से निकाल दिया जा रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट है जी, एन एम्प्लॉय इज प्रेशराइज टू लीव द जॉब, उसको प्रेशर किया जा रहा है। एम्प्लॉयर गेट रिड ऑफ एम्प्लॉय विदाउट कीपिंग कंडीशन, ठीक है जी, उनको एकदम से उन्होंने निकाल दिया, गेट रिड कर दिया। द रीजन फॉर एम्प्लॉयज डिसमिसल इज नॉट कंसिडर गुड, मतलब उसका निकालने का कोई
रीजन ठीक नहीं सी निकल। नेक्स्ट, रीजन फॉर एम्प्लॉयज डिसमिसल आर एक्सेप्टेबल बाय लॉ, लॉ और टर्म्स के हिसाब से बिल्कुल। तो चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। सम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ डिसमिसल, अ फेयर डिसमिसल इज द बेस्ट काइंड। पहले उन्होंने बता दिया है कि कुछ टाइप के हैं। तो पहला वाला है अ फेयर डिसमिसल, देखो, is the best kind if an employer want an employee out of the workplace. Fair dismissal is legally and contractually strong and it means all the necessary procedure have been correctly followed. मतलब if fair means बिल्कुल सही है, जो किस मामले में, जो बिल्कुल रूल फॉलो किए गए हैं जिसमें, एंड बिल्कुल पूरा जितना भी प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया है किसी को भी जॉब से निकालने के लिए। तो हमें ये पता चलता है कि ऐसा वाला प्रोसीजर जिसमें किसी भी एम्प्लॉय को बिल्कुल फेयरली पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करके निकाला जा रहा है, तो वो फेयर डिसमिसल है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। पहले यहाँ पे स्ट्रेट लीव करने के लिए बोला था, बैड बोल दिया था यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा हमारा, देखो, है ना। देन सेकंड वाला, एम्प्लॉय इज प्रेशराइज टू लीव देयर जॉब अनलेस ही एक्सेप्ट द कंडीशन, ऐसी कोई बात नहीं की है इन्होंने। एम्प्लॉयर्स गेट रिड ऑफ एम्प्लॉय विदाउट कीपिंग टू कंडीशन, नहीं जी, वहां पर तो बिल्कुल सारी फॉलो किए गए हैं रूल्स एंड प्रोसीजर्स। द रीजन फॉर एन एम्प्लॉयज डिसमिस इज नॉट कंसीडर गुड, नहीं जी, यहाँ पर तो कोई रीजन की बात नहीं की थी उन्होंने। रीजन फॉर एम्प्लॉयज डिसमिस आर एक्सेप्टेबल बाय लॉ, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, लॉ एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी थी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की थी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये बात कर रहा था कि करेक्टली सारी चीजें फॉलो की गई हैं, तो दैट इज वाई इसका 28 का आ गया भाई आपका आंसर ए। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पर भी 28 लिख देते हैं। फाइन, क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं यहीं पे खत्म किया था हमने, हाउएवर से स्टार्ट करते हैं। However, an employer may not have to follow all these procedures if the employer can prove that employee's behavior was illegal, dangerous or severely wrong. Employee can dismiss immediately. A procedure is known as summary dismissal. देखो यहाँ पे summary dismissal के बारे में बात की है। कहते हैं अगर employer को लगता है कि उसका behavior ठीक नहीं है, सिवियरली रॉन्ग है, बहुत सीरियसली रॉन्ग है, डेंजरस है या इलीगल बिहेवियर है, तो इमीडिएटली एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को निकाल सकता है। ठीक है जी। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही फिर से। एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू लीव स्ट्रेट वर्क स्ट्रेट अवे बिकॉज ही हैज डन समथिंग रियली बैड, तो देखो बहुत ही बुरा कुछ किया है, और यहाँ पर यही बोला हुआ है सिवियरली रॉन्ग, डेंजरस और रॉन्ग है, कुछ इलीगल उन्होंने काम कर दिया, तो इसलिए 24 का आंसर क्या आ गया बेटा आपका, बी वाला। ठीक है जी, तो समरी वाला आंसर हमारा इसका आ गया। ठीक है जी, 24th का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24th आंसर। फाइन, यहाँ से हमें पता लगा। चलो नेक्स्ट, समटाइम्स अ डिसमिसल इज नॉट कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस फेयरली, कई बार ठीक नहीं होता। वन ऑफ दीज टाइप इज wrongful dismissal एंड इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ मतलब होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना करना बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है जी, कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं और रॉन्गफुल तरीके से किसी को भी जॉब से निकाल देते हैं। सो दिस कुड इन्वॉल्व dismissing an employee without notice और विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर डिसिप्लिनरी एंड dismissal प्रोसीजर, कोई प्रॉपर इन्होंने प्रोसीजर और वो नहीं फॉलो किया। ठीक है जी, तो उसको हम बोल देते हैं, इस वाले डिसमिसल को बोल देते हैं रॉन्गफुल, मतलब जो कि अच्छे ग्राउंड्स पर नहीं हुआ है। तो आप चलो जब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं आंसर्स कहाँ है इसका। कौन सा पहले क्वेश्चन का ये आंसर आया, एन एम्प्लॉय इज प्रेशराइज, देखो प्रेशराइज की बात तो अभी तक आई नहीं थी तो इसलिए छोड़ दो इसको। 26 आया सी, द एम्प्लॉयर्स गेट रिड ऑफ एन एम्प्लॉय विदाउट कीपिंग टू कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल बात ठीक है जी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फॉलो नहीं किया, अपनी मर्जी से ही कुछ भी कर दिया, तो दैट इज वाई योर आंसर इज सी हियर। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी आ गया आपका 26। फाइन, और अनदर टाइप क्या बोला है, अनफेयर डिसमिसल इज व्हेन एन एम्प्लॉय इज सैक्ड विदाउट गुड कॉज। ठीक है जी, अनफेयर कौन सा होता है आपका, जब सैक विदाउट, वही वाला सेम चीज है जी। ठीक है जी, देन लेट्स मूव टू 27th। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, द रीजन फॉर एम्प्लॉयज डिसमिसल इज नॉट कंसीडर गुड इनफ, यहाँ पे गुड इनफ नहीं है इनकी रीजंस कुछ भी। तो देखो यहीं पर बिल्कुल सेम बात की है इन्होंने,
एक मिनट, मैंने यहाँ पे इसका 28 का बेटा हमारा सी नहीं आया था ना, डी आया था, कि ये डी था, सॉरी। ठीक है जी, आंसर वहां से एक्सप्लेन ठीक किया, नंबर यहाँ पे अल्फाबेट गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो 27th हमारा आया था, जो when an employee is sacked without good cause, जब बिना किसी अच्छे खासे कारण के उनको जॉब से निकाल दिया जाए, तो दिस इज अनफेयर डिसमिसल, यहाँ पर आएगा बेटा आपका सी। फाइन। एंड लास्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो जी ए वाला हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब हमारा रह गया 25th। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देर इज अनदर काइंड ऑफ डिसमिसल नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। देखो इसमें क्या होता है, डिसमिसल which is slightly peculiar because employee is not actually openly dismissed by the employer. In this case employee is forced to resigning by the employer, देखो उसको forcefully resign करने के लिए बोल रहे हैं, and change the original contact, और उनका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको चेंज करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दिया और उसको फोर्सफुली हमने क्या किया, जॉब से एम्प्लॉयर ने निकाल दिया। तो दिस इज योर 25th आंसर। क्या है 24, एम्प्लॉय इज प्रेशराइज टू लीव जॉब, तो दिस इज योर ई। फाइन, क्लियर है। तो इन दिस वे आपने क्या करना है, पैराग्राफ रीड करते रहना है, पैराग्राफ रीड करने के बाद में स्टेटमेंट रीड करके उनको उनके करेक्ट अल्फाबेट से मैच करना है। फाइन, चलो अब लास्ट वाला पैसेज करते हैं। और ये हमारा जो पैसेज है, दिस इज रिलेटेड टू कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स जो वेट ट्रेनिंग आपकी जो क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे बताया हुआ है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब मस्कुलर बिल्डिंग ट्रेनिंग, आपकी एक्सरसाइजेस के बारे में से हमें कुछ पता लगने वाला है। कोई बात नहीं, अगर आपने ये पहले नहीं सुना, देयर इज नो नीड टू वरी कि आपने ये टॉपिक सुना नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है जी, सारे आंसर्स पैसेज में ही है, नो नीड टू वरी। चलो चेक करते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव इन दिस पैसेज। ओके, क्या है जी, देखो 25 29 to 35 क्वेश्चन है, 8 पैराग्राफ्स विल बी गिवन टू अस, एंड बोल रहे हैं ए टू एच, देखो पीछे ए टू एच है ना, हमारे पास ए टू एच पैराग्राफ थे, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट, ये कौन से पैराग्राफ में है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द अल्फाबेट ऑफ द पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ है ए टू एच, वो वाला अल्फाबेट है यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, देयर इज नो नीड फॉर यू टू रीड दी स्टेटमेंट्स, हमने ये पहले इन्फॉर्मेशन नहीं रीड करनी है, हम सीधा पहले इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से पढ़ेंगे, हम लोग पहले पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, ए पैराग्राफ बी पैराग्राफ, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस पैराग्राफ में है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। देखो स्टार्टिंग से ही आते हैं, और हाँ देखो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Can you from the very first caveman to scale a tree or hang from the cliff face to the mighty armies of Greco-Roman Empire and gymnasiums of modern American high school, calisthenics has endured and thrived because of its simplicity and utility। ठीक है जी, वो अपनी simplicity और utility के कारण बहुत ज़्यादा थ्राइव, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा ग्राउंड गेन करने लग गया। ठीक है जी, अनलाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विच इन्वॉल्व्स वेट्स, मशीन्स एंड रेजिस्टेंस बैंड्स, कैलिस्थेनिक्स यूज ओनली द बॉडीज ओन वेट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें बता रहे हैं कि इसमें क्या है, ये अर्ली केवमैन से लेके माइटी जो आपकी एम्पायर्स की आर्मीज थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस था, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सीधा सिंप्लिसिटी और यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड था ये। और इसमें हमें क्या, अनलाइक वेट ट्रेनिंग, जैसे वेट ट्रेनिंग में वेट होता है, मशीन से उठानी है, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि फिजिकल वेट डेवलपमेंट के ऊपर ही डिपेंड था, अपनी ओन बॉडी वेट के ऊपर। तो चलो देखो जरा, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, हमें अभी तक इसके बारे में बताया है कि वेट ट्रेनिंग के बारे में कि इसमें है क्या। चलो देखते हैं। अब ये पैराग्राफ हम 29 से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओरिजिन ऑफ द वर्ड, नहीं जी, ओरिजिन के बारे में कोई बात नहीं की है। द लास्ट पॉपुलर सपोर्टर, नो। द फर्स्ट यूज ऑफ कैलिस्थेनिक्स एज ट्रेनिंग मेथड, नहीं जी, अभी हमें ये भी नहीं बताया है इन्होंने। कह रहे हैं अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच
कौन कौन से डिसिप्लिन नहीं, मतलब वेरियस टाइप ऑफ अप्रोचेस नहीं बताया। रीजन फॉर द सर्वाइवल, देखो सर्वाइवल ऑफ कैलिस्थेनिक थ्रू आउट द एजेस, अब हमें एजेस बताई थी यहाँ पे बेटा, कौन सी वाली एजेस देखो, केव मैन की एज बताई थी देखो, है ना, फर्स्ट केव मैन की एज बताई, फिर माइटी रोमन एम्पायर के बारे में बताया, अमेरिका के बारे में बताया, स्कूल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ था रीजन, ठीक है जी। और ये बताया उन्होंने कि रीजंस फॉर सर्वाइवल, क्या रीजन था, देखो एजेस, यहाँ पर हमें एजेस बताया कि इतनी एजों से, इतनी सदियों से ये क्यों रह रही है, और यहाँ पर हमें इन्होंने रीजन बताया इसका, बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। देखो सिंप्लिसिटी और यूटिलिटी के बारे में बात करके चले गए यहाँ पे कि वो बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही यूजफुल थी, तो दैट इज वाई ये आपका आ गया 33rd का आंसर। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे 33rd पे, 33 पर कि हमारा आंसर आ गया है भाई ए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। अच्छा एक चीज और, देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, 35 तक और 36 से लेके 40 तक आपके पास ब्लैंक्सेस हैं। फाइन, तो हम लोगों ने इनको साइमल्टेनियसली लेना है। 35 तक हमें पता चल गया कैसे, और 36 वाला जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे सारे ब्लैंक्स हैं, तो हमने क्या करना है, 2 ब्लैंक्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे रीड कर लेने हैं, ताकि हमारे अगर ए पैराग्राफ में इसके आंसर आए तो वी कैन इजिली लोकेट देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, हमने सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड ही लिखने हैं, ठीक है जी। चलो कह रहा है ड्यूरिंग 60s एंड 70s, हमने 60 और 70 60s और 70s वाला पैराग्राफ ही ढूंढना है पहले, अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो चलो अभी वेट करते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट मूव टू सेकंड पैराग्राफ। बोल रहे कैलिस्थेनिक्स एंटर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अराउंड, मतलब वो हिस्ट्री में कब आया, इस टाइम पीरियड पे आया, है ना। विद हेरोडोटस अकाउंट की बात में आ गई है, हेरोडोटस रिपोर्ट किया उसने प्रायर टू बैटल, गॉड किंग के बारे में बात आ गया, स्काउट पार्टी टू स्पाई, ठीक है जी। फिर स्काउट्स इन्फॉर्म डायरेक्टर्स फ्रॉम द, अगर आपको इसमें से वर्ड जो है डिफिकल्ट पढ़ने नहीं भी आ रहे, नो प्रॉब्लम, बस मीनिंग समझने की कोशिश करो। अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग, नाम अगर नहीं पढ़ना आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है। वेयर सॉरी वर प्रैक्टिसिंग सम काइंड ऑफ, ठीक है जी, ये प्रैक्टिस कर रहे थे अकेन टू ट्राइबल डांस, जो कि ट्राइबल डांस की तरह लगता था, ठीक है जी। Xerxes was greatly amused, amused मतलब उसका बहुत ज्यादा मनोरंजन होता था, वो इंटरेस्ट लेता था इन सारी चीजों में, ठीक है जी। His own army was comprised of इतने हजार मैन while, ठीक है जी, जस्ट आगे इन्फॉर्म दैट ही मस्ट रिट्रीट द फेस की बात आया। देखो इस पूरे पैराग्राफ को मिला के हमें पूरा ये पता चल रहा है कि कब कब से ये शुरू हुआ है ना, इसके बारे में हमें नॉलेज मिले हैं। तो देखिए ऐसा कुछ रिलेटेड इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है जी। अब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे पहले, द यूज ऑफ मेडिकल सब्सटेंस, नो मेडिकल सब्सटेंस की बात नहीं आई है। रेफरेंस टू ट्रेवलिंग शोमैन, नो जी। ओरिजिन ऑफ द वर्ड, अभी वर्ड के बारे में नहीं बताया है। लास्ट पॉपुलर सपोर्टर भी नहीं बोला, देखो। फर्स्ट यूज ऑफ आ गया जी, हमने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट यूज कहाँ पे, यहाँ पे हमें वर्ड बताया था एंटर्स, एंटर्स मतलब एंटर हुआ था, स्टार्ट हुआ था जी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कब, 480 BC। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया बेटा बी, क्योंकि पहले पहले रिकॉर्ड हुआ मतलब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है जी। चलो अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है द वर्क द ग्रीक टुक calisthenics seriously not only as form of military discipline and strength but also as artistic expression के बारे में बात की हुई इन्होंने, आइडल फिजिक, ठीक है जी। फिर indeed the term calisthenic itself is derived from the word, देखो यहाँ पे बता दिया है कौन से वर्ड से आया है, और ये वर्ड क्या बता रहा है, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें बताया कि कौन सा वर्ड है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड कहाँ से आया था, तो ये सीधा ही लिखा हुआ था, देखो फर्स्ट वाला 29th वाला, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द वर्ड सीधा ही पता लग चुका था, हमने पहले ही पढ़ा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी, ठीक है जी। चलो अब हमारे थर्ड पैराग्राफ में यही वाली इंफॉर्मेशन थी, बट हम लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, पूरा पढ़ना है, ठीक है जी, ताकि देखें कहीं और इंफॉर्मेशन ना हो। दे वर ग्रेटली एडमायर्ड एंड स्टिल आर टुडे फॉर देयर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है जी, एक्सप्रेशंस हैव ट्रेवल्ड थ्रू सेंचुरीज की बात में आ गया है, कॉन्टिनेंट्स में सोर्स ऑफ एनवी एंड एडमिरेशन की बात में आ गई है, एम्फोसिस कैलिस्थेनिक बेस्ड मेथड्स की बात में आ रहे हैं, ठीक है जी।
ओके, मेनी पीपल आर कीन टू रिकवर, अभी रिकवरी के बारे में इनमें हमने इन सारे पॉइंट्स में कुछ नहीं पढ़ा था। फाइन, तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ बता रहे हैं, कहते हैं एक्सपीरियंस इज फर्स्ट गोल्डन एज। ठीक है जी, 1800 में गोल्डन एज थी, मतलब कि बहुत ज्यादा ये काफी पीक पे आ चुका था। आगे, दिस सेंचुरी सॉ द बर्थ ऑफ जिमनास्टिक, जिमनास्टिक आगे जी। फिर उसके बाद में एन ऑर्गेनाइज सपोर्ट दैट कॉजेज अ रेंज ऑफ बार्स, that uses a range of bars, rings, vaulting horses and balancing beam to display। देखो यहाँ पे डिस्प्ले करने लगे, मतलब लोगों को दिखाने लग गए। ठीक है, दिस पीरियड इज ऑल्सो when phenomena of strength developed। these were people astonishing physical strength and development who forged nomadic careers। forged nomadic career मतलब nomadic कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते रहते हैं, मतलब एक जगह जाकर दूसरी जगह जाकर वो क्या करते थे, अपने अपनी बॉडी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी फिजिकल ब्यूटी को क्या करते थे, शोकेस करते थे, लोगों तक दिखाते थे, डेमोस्ट्रेट करते थे, दर्शाते थे। ठीक है जी, फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टनिंग पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ दीज men trained using hard balancing horizontal bars as modern weight machines and had not been yet invented। मतलब ये वाली हमारी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन वो अपने फिजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट को लोगों के सामने घूम घूम के दिखाते थे। अब देखो ऐसा कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए, इनमें से हमारे फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड मतलब 29 31 33 तो पहले ही आ चुके हैं। चलो, लास्ट पॉपुलर सपोर्टर, नो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू ऑलराउंड स्ट्रेंथ, नो, अभी तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की कोई बात ही नहीं की है। यूज ऑफ मेडिकल सब्सटेंस की बात नहीं आई है। रेफरेंस टू ट्रेवलिंग शोमैन, बिल्कुल जी, देखो हमने यहाँ पे नोमैडिक कैरियर की बात की है। नोमैडिक कौन होता है, जो ट्रेवल करता है, और शोमैन मीन्स जो अपने अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। उन्होंने यहाँ पे देखो पीछे वर्ड यूज किया था इसके लिए, क्या बोला था, डिस्प्ले फिजिकल प्रोनेस। ठीक है जी, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है जी पैराग्राफ। फाइन, अब हमारे दो रह गए। चलो ई वाला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अब ई वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, देखो, कह रहा है इन द 1950s एंगिलो, ठीक है जी, हु वेंट बाय द स्टेज मैन, उसको हम स्टेज मैन बोलते हैं, चार्ल्स एटलस वाज क्राउंड द वर्ल्ड मोस्ट परफेक्टली डेवलप्ड मैन। ठीक है जी, एटलस ओन अप्रोच steamed from traditional Catholic, through the series of mail order comic book, he thought these methods of hundreds of thousands of children and adults for 1960, but Atlas was the last of dying breed। मतलब ये लास्ट था जो, ये भी मर गया इस ब्रीड का। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे लिए इन्होंने देखो पीछे हमने देखा था ई वाले में लास्ट पॉपुलर सपोर्टर आया था। पॉपुलर सपोर्टर मतलब इस चीज को जो सपोर्ट कर रहा था इस ब्रीड का, वो भी लास्ट सपोर्टर था यहाँ पे, तो मतलब वो उसके बाद में ही डाइड। ठीक है जी, हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट चलो आगे पढ़ते हैं। इन द 1960 एंड 70, अच्छा देखो यहाँ हम लोगों ने जो पीछे ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देखे थे, यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया था पहले ही स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द 60s एंड 70s, है ना, तो वहां पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1960 एंड 1970s को नंबर्स में लिख दिया है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे हमसे। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द 60s एंड 70s अटेनिंग ह्यूज मसल बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन, किस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, डैश और हैविंग एन अट्रैक्टिव लुकिंग बॉडी। ठीक है जी, किस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया हमने ये देखना है, और अट्रैक्टिव बॉडी एंड हैविंग एन अट्रैक्टिव बॉडी। चलो देखते हैं कुछ मैच करके ऐसा मिलता है ऊपर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन द 1960s एंड 1970s, ठीक है, गोल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ कंबाइंड विद फिजिकल ब्यूटी, और यहाँ पे ब्यूटी की बात आ चुकी है, देखो पहले से ही क्या बोला था यहाँ पे, अट्रैक्टिव लुकिंग बॉडी, ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल बॉडी। तो हमारा कौन सा वर्ड रह गया यहाँ पे, फंक्शनल स्ट्रेंथ, मतलब फंक्शनल जो उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो भी, तो दैट इज वाई यहाँ पे आ गया हमारा वर्ड फंक्शनल स्ट्रेंथ, और ये आपका आंसर कौन सा हो गया, दिस इज योर आंसर नंबर 36। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन बोल रहा है। The first people to take up this new support of bodybuilding had underground अच्छा background this, but most famous practitioner become known as, जो बहुत ही प्रैक्टिशनर मतलब जो प्रैक्टिस करने वाले थे, इस चीज को फॉलो करने वाले थे, उनको क्या बोलते हैं। चलो देखते हैं आगे, इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ मिल रहा है।
हाँ जी, ब्यूटी वॉज रिप्लेस बाय एन emphasis on huge muscle at any cost. This became the support bodybuilding. Although building's pioneer were drawn by this tradition, soul goal soon become increase in muscle size. Bodybuilding people such as this and this were called mass monsters because they imposing physics. ठीक है जी, physical development of nature is on okay. ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पीपल सच एज जो बॉडी के बॉडी बिल्डिंग आइकॉनिक, और आइकॉनिक के लिए यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज किया था बेटा प्रैक्टिशनर। ठीक है जी, फेमस प्रैक्टिशनर मींस आइकॉनिक बन गए, तो उनको यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। क्या कहा जाता है उनको, मास मॉन्स्टर, दे वर कॉल्ड मास मॉन्स्टर। तो दिस इज योर आंसर नंबर 37। फाइन, चलो अभी हमारे पास ये रह गया था, इसको हम दोबारा पढ़ें। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात नहीं आई है, यूज ऑफ मेडिकल सब्सटेंस देखते हैं, अभी तक ये बात नहीं आई है क्योंकि आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस नेचर वाज ओनली अटेंड थ्रू द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। देखो यहाँ पे स्टीरॉइड्स क्या आ गए आपके, सिंथेटिक हार्मोन्स विच बूस्ट मसल डेवलपमेंट व्हाइल हार्मिंग ओवरऑल हेल्थ। अब देखो यही बात की है यहाँ पे भी वही कि मेडिकल सब्सटेंस क्या आ गया, स्टीरॉइड्स increase muscle mass and strength. तो this is your answer number F। यहाँ पर आपका आंसर अब आ जाएगा पैराग्राफ F। ठीक है जी, अभी हमारा बस मल्टी डिसिप्लिनरी वाला बचा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ आगे कुछ बात की इन्होंने, देखो मास मॉन्स्टर आ गया था। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एथलेटिक्स बोल रहे हैं ओके, देन बिकम डोमेन ऑफ वीकर फिजिकल फीमेल चिल्ड्रन एंड दोस रिकवरिंग फ्रॉम, जो कोई रिकवर कर रहे हैं किस चीज से, उसके बारे में बात करते हैं, आगे देखते हैं। चलो अच्छा, टारगेट प्लॉट इंडिविजुअल मसल रेदर देन दिस, अभी तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, मास मॉन्स्टर ही आगे। ठीक है, इन दिस बिगर is better climate, this was re-elected the group received to vulnerable such as women। अच्छा देखो यहाँ women की बात आई है, people रिकपरेटिंग का मतलब होता है ठीक होना, रिकवर होना फ्रॉम किससे, इंजरीज। और वहां पर भी हमें यहाँ पे वर्ड यूज किया था ना पीछे, देखो क्या बोल रहे थे, रिकवर होने की बात की थी आई थिंक। देखो रिकवरिंग, तो रिकवरिंग आ गया यहाँ पे, आ गया आपका 38 इज योर इंजरीज। हाय, तो आपका 38 आंसर इज इंजरीज। क्लियर है जी, चलो एक मिनट अब, हाँ आंसर आ गया आपका रिकवरिंग। फाइन, चलो आगे देखते हैं। देन बोल रहे हैं deal of knowledge give a great meaning, okay, an easy accessible readily available activity है, those who mastered the rudimentary skill and के बारे में हमारे पास कोई ऐसी पॉइंट नहीं आए हैं। फाइन, 39 क्वेश्चन देखिए जरा क्या था हमारा। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे, once a person becomes skilled at this he would progress to, प्रोग्रेस कहाँ कर सकता है, अभी हमारे बारे में खाली तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं की, प्रोग्रेस करने वाला। हाँ आ जाओ, ये रहा ये रहा ये रहा सर, दोज हु मास्टर्ड द रूडिमेंट्री स्किल, रूडिमेंट्री का था बेसिक स्किल्स, ठीक है जी, ऑफ दिस कुड एक्सपेक्ट ग्रेजुएट टू, मतलब आगे बढ़ सकता है किसमें आपकी, वो जा सकता है वेट ट्रेनिंग में, तो दैट इज वाई। पीछे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन हमें कह रहा था वुड प्रोग्रेस टू, वो प्रोग्रेस कर सकता है यहाँ पर जाने के लिए, ठीक है जी, चलो गुड। और 48 आंसर क्या बोल रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंटली अ रिवाइवल ऑफ calisthenics is under way as extreme muscle building can harm the body leaving in sore, out of balance and poor, कि हमारी इम्बैलेंस हो जाएगा, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, सोरिंग हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ बात की है ऐसी। In recent years, however, fitness trends have been shifting back towards the use of this बॉडी बिल्डिंग अप्रोच, प्रमोट एक्सेसिव मसल डेवलपमेंट, बिल्कुल बात हम लोगों ने की थी, डेवलपमेंट हो जाएगी, जॉइंट पेन्स को, इंजरीज को, अनबैलेंस फिजिक्स को, है ना, पीछे बात आई है, एंड वीक, और वीक के लिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था बेटा, वीक के लिए पुअर, पुअर मीन्स खराब, तो वीक मीन्स खराब, खराब क्या, कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात की है ना, तो हार्ट की हेल्थ हमारी बिगड़ सकती है ओवरऑल, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे देखो
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू ऑल राउंड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ये वाला रह गया अभी हमारा, ये नहीं मिला। तो चलो देखते हैं जरा हमारा 33rd, हमारे यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी, देखो यहाँ पे आ गया ना मल्टी डिसिप्लिनरी। हाँ, क्वेश्चन था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू ओवर ऑल राउंड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ के ऊपर हमारी अप्रोच क्या पड़ रही है। तो देखो बिल्डिंग अप्रोच, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग अप्रोच दैट प्रमोट एक्सेसिव मसल, ये सारी हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें कैसे ये क्या कर रही है, अप्रोच ऑल राउंड हेल्थ और स्ट्रेंथ हमारी कैसी हो रही है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो दैट इज व्हाई दिस इज योर आंसर नंबर 32. Fine. So this is for this. Uh, okay, for this. So this is for this passage. अगर आपको और भी ऐसी रीडिंग सॉल्व करते हुए देखना है और आप आइल्स का एग्जाम देना चाहते हो तो प्लीज फॉलो करें हमारे चैनल को एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।